A very good evening, everyone. Is my voice audible? Is my voice audible to all? Okay. So, anyone has any doubt till the last topic that we have done? Anyone has any doubt? Yes. बताओ क्या doubt है शिवांगी? Anyone has any doubt? Okay. ठीक है. So, in the previous class we were last class में हम लोग discuss कर रहे थे epithelial tissue का second वाला part which is called as glandular tissue. We were discussing that topic. So in that, we were discussing about glands. Glands में हमने exocrine, endocrine glands पढ़ा था, and after that I was discussing about ribosome, the position where your proteins are formed. So वो सब मैंने इसीलिए समझाया था because I want you to understand one thing. जो क्लासिफिकेशन ग्लैंड्स की एक तो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ ली विच इज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर द duct containing glands, whereas endocrine glands are the ductless gland. Now on the basis of function they are divided into three different categories, that how the enzymes are released. So they are of three different kinds. First one is called as mero. First one is called as merocrine. Merocrine. Second one is called as apocrine. And third one is called as holocrine. These are the three kind of glands which will depend upon how the secretions are produced and they are released into the body. जो secretions हैं जैसे enzymes हैं, hormones हैं, वो सब चीजें कैसे बनती हैं और कैसे release होती हैं, उस basis पे glands are divided into three categories: mesocrine, apocrine and holocrine. So we will discuss them one by one. Merocrine, for understanding the merocrine gland, you have to understand the concept that I have discussed with you in the previous class, which was the ribosome. That ribosomes के अंदर ही हमारे proteins बनते हैं. So देखो, this is my cell. Cell के अंदर there is a nucleus present है. यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है जिसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स हैं और आपकी सेपरेटली राइबोसोम्स भी प्रेजेंट हैं. तो क्या होता है, जो आइडियल प्रोसेस होता है किसी भी प्रोटीन्स या एंजाइम को बनाने का, दैट इज अ मेरोक्राइन. उसमें क्या होता है, जो राइबोसोम है, राइबोसोम अटैच टू रफ ईआर विल मेक द प्रोटीन्स. वो प्रोटीन्स बनाते हैं. सो इन्होंने प्रोटीन्स बनाए. देन प्रोटीन्स बनने के बाद प्रोटीन्स की प्रोसेसिंग होती है. प्रोटीन्स आर प्रोसेस्ड एंड आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन्स को हम सॉर्ट करते हैं, एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं. ये सब होने के बाद जब पूरा का पूरा प्रोटीन बन जाता है उसको हमें पैक करना होता है. पैकिंग का काम कौन करता है? पैकिंग का काम करता है गोल्गी अपरेटस. जैसे यहाँ पर सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ऐसे ही गोल्गी अपरेटस भी एक ऑर्गेनल है. इट इज ऑल्सो सेल ऑर्गेनल. सो प्रोटीन को बनाने का काम करता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वो फिर प्रोसेसिंग करेगा, सॉर्ट करेगा एंड फाइनली पैकिंग होगी. पैकिंग कौन करेगा? गोल्गी अपरेटस पैक करेगा. पैक करने के बाद ये क्या करेगा? छोटे छोटे वेसिकल्स रिलीज कर देगा. इट विल रिलीज सम स्मॉल वेसिकल्स रिलीज कर देता है और वो वेसिकल्स आपके इसके अंदर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है. अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद आपका एक प्रोसेस होगा जिसे हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस. एक्सोसाइटोसिस मतलब एक्सो मतलब बाहर, आउटसाइड निकालना. आउटसाइड के लिए एक्सो होता है. कोई चीज अंदर लेंगे तो उसे बोलेंगे एंडो, कोई चीज बाहर फेंकेंगे तो उसे बोलेंगे एक्सो. सो साइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस मीन्स साइट मीन्स सेल्स. तो सेल्स को बाहर निकालना, दैट मीन्स इट इज एक्सोसाइटोसिस. तो जो भी आपका सेल के अंदर, ये जो सेल था उसके अंदर आपके जो वेसिकल्स बने हैं, दीज आर योर वेसिकल्स जिसके अंदर आपके प्रोटीन प्रेजेंट है.
तो ये क्या करेंगे, ये आपकी मेम्ब्रेन के साथ वो कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, जिससे सारा प्रोडक्ट आपका बाहर रिलीज हो जाएगा और मेम्ब्रेन आपकी ऐसे बन जाएगी। तो एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस कैसे होता है, अगर हमें कोई चीज अंदर लेनी होती है ना, तो ये मेरा सेल है, यहाँ पे आया कोई कंपाउंड, ऐसे सेल अपनी आउटलाइन को बढ़ाएगा जिससे ये चीज अंदर आ जाएगी, एंड दिस विल लीड टू द एंडोसाइटोसिस। अब एक्सो के लिए क्या होगा, एक्सो के लिए ये जो वेसिकल है ये आपकी मेम्ब्रेन से फ्यूज करेगा, फ्यूज करने के बाद आपका ये बाहर निकल जाएगा मटेरियल सारा का सारा, और ये आपकी मेम्ब्रेन कंप्लीट हो जाएगी। दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस विच occur 99% of the times in your body for releasing anything, which is called as मीरोक्लाइन। मीरोक्लाइन ग्लैंड इसी तरीके से काम करते हैं। Is this मीरोक्लाइन clear to everyone? Is this मीरोक्लाइन clear to everyone? Yes or no? Is the मीरोक्लाइन clear to everyone? Yes or no? ठीक है। अब मीरोक्लाइन के अंदर कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं। मतलब वैसे तो कोई पूछे ना, मोस्ट ऑफ द सिक्रीशन इन द बॉडी वो मीरोक्लाइन, एपोक्राइन, होलोक्राइन किससे होती है, मोस्ट ऑफ द सिक्रीशन मीरोक्लाइन से ही होती है। बट इसके अंदर भी कुछ एग्जांपल है, सलाइवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियास, जो आपको याद रखने हैं, विच आर बाय मीरोक्लाइन ग्लैंड। दीज आर द एग्जांपल ऑफ मीरोक्लाइन। नेक्स्ट कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड वन विच इज कॉल्ड एज एपोक्राइन। अब दो और है, एपोक्राइन और होलोक्राइन, विच आर नॉट दैट प्रोमिनेंट, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, सिर्फ एक एक एग्जांपल्स हैं उनके जिनको हमें याद रखना है, वो क्या 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 कौन से एपोक्राइन के अंडर आते हैं। अब एपोक्राइन में देखो क्या होता है, ये मेरा सेल है, ये मेरा न्यूक्लियस है, यहाँ पे मेरे बन गए जो चीज, मीरोक्राइन के एग्जांपल है सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रियास। सलाइवरी ग्लैंड्स जो हमारे माउथ में होते हैं, जो सलाइवा रिलीज करते हैं, दे आर कॉल्ड एज सलाइवरी ग्लैंड्स। एंड पैनक्रियास, पैनक्रियास हमारा जीआईटी का पार्ट होता है जो इंसुलिन वगैरह रिलीज करता है। तो एपोक्राइन में मैंने क्या बोला, जैसे कि मीरोक्राइन बहुत ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है जिसके अंदर आपका कंपाउंड राइबोसोम से बना, फिर उसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने पैक करा, फिर वो वेसिकल्स की फॉर्म में बना। बट एपोक्राइन इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं होता है, उसके अंदर आपका ये जो कंपाउंड है ये ऐसे ही बन जाता है, ऐसे ही यहाँ पे रिलीज हो गया, कोई वेसिकल की फॉर्म में रिलीज नहीं हुआ, कुछ पैकिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बस आपका जो भी कंपाउंड था वो ऐसे आपके साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होता है, इस तरीके से पास पास एकदम डिस्पर्स होता है। अब क्या होता है, ये बाहर कैसे निकलता है सेल से, ये क्या करता है, जो यहाँ से एक वेसिकल बना लेता है जिसके अंदर सारा प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है, और वो बाहर पिंच ऑफ हो जाता है, वो बाहर पिंच ऑफ हो जाता है। जब ये बाहर पिंच ऑफ हो जाएगा तो क्या होगा, आपकी जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, मेम्ब्रेन आपकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। मीरोक्राइन में आपकी मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन नहीं हो रही थी, मीरोक्राइन में आपकी वेसिकल ही फ्यूज कर रहा था, फ्यूज करने की वजह से वो ब्रेक नहीं हो रहा था। यहाँ पे आपकी मेम्ब्रेन ब्रेक हो गई और आपका बाहर ये जितना भी सिक्रीशन था वो बाहर निकल गया। अब टाइम बाय टाइम धीरे 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 ये वापस आपकी मेम्ब्रेन रीजनरेट हो जाती है। सो दिस इज एपोक्राइन। एंड इसके एग्जांपल जो आपको याद रखना है उसे बोलते हैं मेमरी ग्लैंड्स। जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं फीमेल में, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं फीमेल में, वो इस तरीके से पिंच ऑफ कर देते हैं, और पिंच ऑफ करने के बाद, और पिंच ऑफ क्या करेंगे, पिंच ऑफ करके बाहर वेसिकल निकलेगा, और ये जो आपका सेल डिसइंटीग्रेट हुआ है वो दोबारा रीजनरेट हो जाएगा। दिस इज एपोक्राइन। अब एपोक्राइन और होलोक्राइन, तीसरा है होलोक्राइन, उस वो दोनों बहुत सिमिलर हैं, बट देयर आर सम डिफरेंसेस जो मैं आपको डिफरेंस की फॉर्म में ही समझा देती हूँ। पहली चीज जो सिमिलैरिटी है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका भी ऐसे ही आपका कंपाउंड ऐसे डिस्पर्स है, इसमें भी आपका कंपाउंड डिस्पर्स है, लेकिन इसमें आपका पूरे साइटोप्लाज्म में कहीं ना कहीं डिस्पर्स होता है। सिंस ये एक जगह पे डिस्पर्स होता है तो ये इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो आपकी वेसिकल बना लेती है। अब सिंस ये सारा का सारा इधर उधर स्प्रेड है तो ये वेसिकल नहीं बनाएगा,
इसमें क्या होगा, इसमें आपकी मेम्ब्रेन में ब्रेक लगेंगे, छोटे छोटे ब्रेक्स आएंगे, जिससे क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं ये बाहर निकलते जाएंगे और ये आपका प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। वेयरएज इसके अंदर आपकी ये जो वेसिकल ही है कंप्लीट, वो पिंच ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट ऐसे ही छोटे छोटे कंटेंट्स की फॉर्म में निकल जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, पहला डिफरेंस क्या हुआ कि यहाँ पे वेसिकल निकल रहा है और यहाँ पे आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट निकल रहा है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर जो आपका मटेरियल है वो एक एक साथ डिस्पर्स है, अलग अलग पूरे में नहीं डिस्पर्स, लेकिन यहाँ पे होलोक्राइन में आपका प्रोडक्ट पूरे आपके साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होता है, तो पूरा का पूरा सेल से तो वेसिकल नहीं बन सकता ना, इसीलिए उसमें डिसइंटीग्रेशन होते हैं और डिसइंटीग्रेशन से धीरे धीरे प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। दीज आर टू डिफरेंसेस। अब तीसरा डिफरेंस क्या होता है, फाइनली ये जो सेल है इसमें भी डिसइंटीग्रेशन हुई, इस सेल में भी डिसइंटीग्रेशन हुई, बट इसकी डिसइंटीग्रेशन जो होती है ना वो कुछ टाइम में रिकवर हो जाती है, रिकवरी हो जाती है, रिपेयर हो जाती है, रिपेयर होके वो सेल दोबारा सही हो जाता है। बट इसके अंदर क्या होता है, इसकी रिपेयरिंग नहीं होती, फिर क्या होगा, ये सेल आपका डिग्रेड हो जाएगा और आपका नया सेल बन जाएगा। तो यहाँ पे देयर इज नो रिपेयरिंग, whereas there is a repairing in this one। अब एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ मैंने बता दिया, इट इज योर मेमेरी ग्लैंड which are milk producing glands in your female, and holocrine का example है sebaceous gland। sebaceous glands are the oil secreting glands in your body। तो sebaceous gland से जब ऑयल बाहर निकल जाएगा वो सेल डिग्रेड कर जाएगा और दूसरा नया सेल प्रोड्यूस हो जाएगा। This is all about your 3 different kinds of glands. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? यहाँ तक सबको क्लियर है? रिपेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट बोल रहे हो? हाँ, बताती हूँ रिपेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट। देखो रिपेयरिंग में क्या होता है, देखो मैं बोनियन ग्लैंड्स, हाँ यू कैन से, बट जो सबसे ज्यादा वाइडली होते हैं मैंने वो एग्जांपल्स बता दिए, अदरवाइज तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे ना। देखो आप मुझे खुद एक चीज सोच के बताओ थोड़ा सा, अगर मेरा प्रोडक्ट सिर्फ एक जगह पर है, ठीक है, एक जगह पर ऐसे पड़ा हो, तो इसका वेसिकल बन जाएगा और वेसिकल बाहर निकल जाएगा और डैमेज सिर्फ एक ही पोजीशन पे होगा जो इजीली रिपेयरेबल होगा। बट अगर मैं होलोक्राइन ब्रांड की बात करूंगी तो क्या हो रहा है, आपका प्रोडक्ट पूरे सेल में डिस्पर्स है, पूरे साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स है, क्या होगा, कभी यहाँ पे छेद बनेगा, यहाँ से निकल जाएगा, थोड़ा सा यहाँ से निकल जाएगा, किसी भी पोजीशन पे वहां पर डैमेजेस होकर उसमें डैमेज होगा और उससे हमारा प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। अब कुछ सोच के बताओ, अगर मल्टीपल जगह पे अगर डैमेजेस हुए हैं, क्या उसको रिपेयर करना इजी है या डिफिकल्ट है? क्या उसको रिपेयर करना इजी है या डिफिकल्ट है? अगर बहुत ज्यादा डिस्पर्स्ड है इधर उधर, थोड़ा सा प्रोडक्ट यहाँ से निकल गया, थोड़ा सा यहाँ से निकल गया, थोड़ा सा यहाँ से निकल गया, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप उसको रिपेयर कर सको, इसलिए वो सेल डिग्रेड हो जाता है और एक न्यू सेल फॉर्मेशन हो जाती है इन केस ऑफ होलोक्राइन। व्हेयरएज इन केस ऑफ एपोक्राइन इट इज नॉट दैट थिंग, वो उसका जो रिपेयरिंग होता है वो इजी होता है और सेल आपका रिपेयर हो जाता है। समझ आ गया? अभी क्लियर है सबको? प्लीज सजेस्ट सम बुक फॉर ह्यूमन फिजियोलॉजी। देखो अगर आप लोग वैसे तो ह्यूमन फिजियोलॉजी की या हर सब्जेक्ट की, हर एक टॉपिक की बहुत बड़ी बड़ी बुक्स हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे इम्यूनोलॉजी की क्यूबी होती है, बायोकेमिस्ट्री की लेनिंजर होती है, ऐसे ही एनिमल फिजियोलॉजी की आपकी गाइटन करके होती है, तो ये सब बुक्स आपको पढ़ने का नीड नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ये सब इसके लिए है अगर आपको कोई डाउट होता है, आपको कोई चीज समझ नहीं आती, तो यू कैन टेक द रेफरेंस। इतना सब पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी पढ़ना, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी पेपर लाइक लाइफ साइंस, जो लाइफ साइंस का CSIR नेट होता है ना, CSIR नेट के अकॉर्डिंग वो सबसे आइडियली थोड़ा डिफिकल्ट पेपर माना जाता है, बाकी फिर भी लिटिल बिट इजी होते हैं। अगर हम जैसे हम ICMR का GRF होता है, ये सब थोड़ा आसान पेपर होते हैं, CSR थोड़ा टफ कैटेगरी में आ जाता है। तो इन सबके लिए ही कुछ कुछ बुक्स हैं जो आप खरीद सकते हो। एक है पाथफाइंडर, पाथफाइंडर की 2 बुक्स हैं वो आप ले सकते हो।
या आइडियली वैसे पाथफाइंडर ही रेफर करते हैं मतलब उसके लिए, अदरवाइज आप अलग अलग बुक्स को पढ़ना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बाकी मेरे पास अगर सॉफ्ट कॉपीज होगी तो आई विल शेयर दैट विद यू, मतलब जो वो वाली बुक्स हैं, नॉट पाथफाइंडर नहीं, बट अगर कोई वैसी बुक है जो स्पेसिफिकली सब्जेक्ट की है तो आई विल शेयर दैट, बट आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप लोग इतना डिटेल में जाके कोई भी टॉपिक पढ़ो, क्योंकि टाइम नहीं होगा, फिर एक ही टॉपिक में उलझे रह जाओगे, है ना। ठीक है। So this is all about your epithelial tissue. First tissue is over. Second one is called as the connective tissue. Connective tissue. This is the tissue which connects, जो connect करता है different organs को, different चीजों को connect करता है। क्या करता है ये? सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है आपकी बॉडी में। दिस इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू। नेक्स्ट, इसका काम, दो चीजें मेन इसके काम होता है, एक होता है प्रोटेक्शन और एक होता है सपोर्ट, ऑर्गेन्स को सपोर्ट देना। प्रोटेक्शन काम एपिथेलियम का भी है, बट सपोर्ट वाला काम प्राइमरीली आपका कनेक्टिव टिश्यू का होता है कि ये ऑर्गेन्स को सपोर्ट देता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे और काम होते हैं, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो इसकी क्लासिफिकेशन थोड़ी बड़ी है। तो अगर मैं आपको थोड़े से इसके फंक्शन बताऊं तो फर्स्ट वन इज इट बाइंड द ऑर्गेन्स टुगेदर। जितने भी ऑर्गेन्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में उनको पास पास बाइंडिंग करके रखता है। इट बाइंड द डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन्स टुगेदर। नेक्स्ट क्या करता है ये आपका, अगर कनेक्टिव टिश्यू में हम अलग अलग टाइप पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू में आता है। उसके बाद आपका जो एडिपोज टिश्यू होता है ना वो भी कनेक्टिव टिश्यू में आता है। तो कहीं ना कहीं एक फंक्शन लिखा होता है, ब्लड के अंदर हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं? डब्ल्यूबीसी आपको डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। दिस इज प्रोवाइडेड बाय इम्यूनिटी, आपकी डब्ल्यूबीसी ही प्रोवाइड करते हैं। जो भी आपके बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, स्पेसिफिक और अडेप्टिव दोनों इम्यूनिटी आपकी इसी से ही इनेट और कर रही। एक मिनट नाम, पहला फंक्शन हो गया आपका प्रोटेक्शन एंड साथ में हुआ आपका क्या था? सपोर्ट करना ऑर्गेन को। इट विल सपोर्ट द ऑर्गेन। ये तो आई गेस सबको समझ ही आ रहा होगा, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू नाम से समझ आ रहा है कनेक्ट करता है, कोई चीज जो कनेक्ट करता है, कनेक्ट करेगा दो चीजों को तो उनको सपोर्ट करके रखेगा। सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन एक होता है कि ये आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। दिस कनेक्टिव टिश्यू ऑल्सो प्रोवाइड यू इम्यूनिटी। अब ये इम्यूनिटी क्यों प्रोवाइड करता है? ये इम्यूनिटी इसलिए प्रोवाइड करता है क्योंकि अभी हम जब पढ़ेंगे ना कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन, तो आपका ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जैसे आपका स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम, ये सब आपके एपिथेलियम टिश्यू के टाइप थे ना, ऐसे ही ब्लड एक आपका टाइप होता है एपिथेलियम कनेक्टिव टिश्यू का। सो ब्लड की तीन कैटेगरीज होती हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट। अगर आप लोगों को पता हो डब्ल्यूबीसी की क्लासिफिकेशन, अगर मैं आपको यहीं पर ही समझा देती हूँ, ब्लड इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरी। वन इज आरबीसी, सेकंड इज प्लेटलेट एंड थर्ड इज डब्ल्यूबीसी। आरबीसी क्या करता है? आरबीसी आपका ऑक्सीजन को सप्लाई करता है पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करता है और पूरी बॉडी से आपकी CO2 लेके लंग्स को देता है और लंग उसको बाहर रिलीज कर देता है। तो आरबीसी का क्या काम हुआ? आरबीसी के अंदर आपका हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड एज द ऑक्सीजन कैरियर। तो ये लंग से ऑक्सीजन लेगा और सारे टिश्यूज में, सारे ऑर्गेन्स में जाके सप्लाई करेगा। अब टिश्यूज में क्या हो रहा है, ऑर्गेन्स में क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली रेस्पिरेशन तो हो रहा है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है और CO2 आपकी रिलीज होती है। तो क्या हो रहा है, जब ये आरबीसी एक टिश्यू के पास जाके ऑक्सीजन दे रहा है, तो वो क्या करेगा? वहां पर जो रेस्पिरेशन में CO2 बनी है उसको उठा लेगा और उसको आपके लंग्स को दे देगा और लंग बाहर रिलीज कर देंगे। तो कहीं ना कहीं आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को लेना फ्रॉम लंग्स एंड सप्लाइंग इट टू द होल बॉडी। एंड दूसरा काम क्या है? आपकी होल बॉडी से CO2 लेके उसको लंग्स को देना। तो दिस इज द वर्क ऑफ आरबीसी। प्लेटलेट क्या करता है? प्लेटलेट आपकी बॉडी में अगर कोई कट लग गया, ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है कहीं ना कहीं प्लेटलेट आपका।
सो ब्लड क्लॉटिंग एक गुड, अच्छी भी चीज है, खराब भी चीज है। हाँ, दो चीजें, ये अच्छा भी हो सकता है, बेकार भी हो सकता है। अच्छा कब हुआ? अगर मेरा हाथ कट गया, बहुत ज्यादा खून निकली जा रहा, तो मैं तो डैमेज हो जाऊंगी ना, ब्लड लॉस हो जाएगा। तो प्लेटलेट वहां आके ब्लड को क्लॉट कर देते हैं, जिससे खून रुक जाता है। बुरा काम क्या है? अगर आपकी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं, दैट इज नॉट द आइडियल कंडीशन, बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल है आपकी बॉडी में, तो क्या होगा? प्लेटलेट ना आपकी जो ब्लड की वेसल्स होते हैं यहाँ पे क्लॉट्स बना देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, ब्लड फ्लो धीरे धीरे जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम भी है प्लेटलेट की। बट ये कब होता है? ये आपका नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में नहीं होता, ये उन लोगों में होता है जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में है। तो उनका क्या होगा? उनकी ब्लड वेसल में कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाएगा और प्लेटलेट इसके ऊपर आके डिपॉजिट हो जाएगा। अब जब ब्लड वेसल का इतना सारा एरिया ब्लॉक हो गया, तो ब्लड को पास करने के लिए जगह कम हो जाएगी, तो आपको आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सो प्लेटलेट इज कॉजिंग ब्लड क्लॉटिंग। हर चीज के फायदे भी है, नुकसान भी है। बॉडी इस तरीके से डिजाइन है, अगर आपने उसको प्रॉपर फंक्शनिंग कराया तो दैट विल लीड टू, दैट वुड बी गुड फॉर यू। बट अगर आपने उसको ठीक से काम नहीं कराया, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो आरबीसी प्लेटलेट आई होप क्लियर हो गया होगा। अब मैं समझाती हूँ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं? डब्ल्यूबीसी आइडियली हमारे बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड के होते हैं। अगर मैं आपको डब्ल्यूबीसी की क्लासिफिकेशन बताऊं, तो डब्ल्यूबीसी जो होते हैं एक मिनट, WBCs आर कॉल्ड एज वाइट ब्लड सेल्स, और इनका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट। आरबीसीज का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसीज को कहते हैं एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट्स इज द अदर नेम ऑफ आरबीसीज। WBCs का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। ये सारे नेम है आपके इन्हीं ऑर्गेन्स के अलग अलग। अब क्या होता है, आपके जो WBCs होते हैं ना, उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल, बेसोफिल्स, मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। देखो, WBCs आइडियली दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। वन इज कॉल्ड एज ग्रैनुलोसाइट्स एंड सेकंड इज कॉल्ड एज एग्रैनुलोसाइट्स। ये दो डिफरेंट काइंड के आपके WBCs होते हैं। वन इज ग्रैनुलोसाइट एंड सेकंड वन इज एग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट्स क्या होते हैं? ग्रैनुलोसाइट्स वो होते हैं जिनके सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर ग्रैन्यूल्स है, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, तो उनको बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट्स। और जिनके अंदर ग्रैन्यूल नहीं होते, उन्हें बोलते हैं हम एग्रैनुलोसाइट्स। अब ग्रैनुलोसाइट्स आर फर्दर, दे आर ऑफ थ्री डिफरेंट काइंड। वन इज कॉल्ड एज न्यूट्रोफिल्स, eosinophils, बेसोफिल्स। ये तीन डिफरेंट काइंड के आपके ग्रैनुलोसाइट होते हैं, जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में, मतलब जब ब्लड के बारे में पढ़ेंगे तो हम इसको नाम वेयर दीज न्यूक्लियस के अंदर नहीं, साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो होते हैं ना, अब आपके जो ए ग्रैनुलोसाइट होते हैं वो टू डिफरेंट टाइप के होते हैं। वन इज कॉल्ड एज लिम्फोसाइट एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज मोनोसाइट। मोनोसाइट जब ब्लड में पहुंच जाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं मैक्रोफेजेस में। मोनोसाइट्स आर कन्वर्टेड इनटू मैक्रोफेजेस। लिम्फोसाइट आपके दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ये दो डिफरेंट कैटेगरीज है। अब देखो क्या हुआ, जो न्यूट्रोफिल्स है, आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूट्रोफिल्स का क्या काम होता है। न्यूट्रोफिल्स आपको इन्फेक्शन से बचाते हैं, कोई भी इन्फेक्शन हो गया वहां न्यूट्रोफिल आ जाएगा और आपको प्रोटेक्ट करेगा। ऐसे ही मैक्रोफेजेस भी आपकी इन्फेक्शन को इनगल्फ कर लेते हैं। जो इओसिनोफिल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं पैरासिटिक इन्फेक्शन वगैरह होते हैं उनको खत्म करते हैं। तो आप ये चीज समझो कि जितने भी WBCs के काइंड है, तो कहीं ना कहीं आपको किसी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना मतलब आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। सो ये जो सारे हैं, देखो
न्यूट्रोफिल हो गया, इयोसिनोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, मोनोसाइट हो गया, मैक्रोफेजेस हो गया। ये होते हैं मेरे नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। दे विल प्रोवाइड यू नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी मतलब चाहे कोई बैक्टीरिया आ जाए, चाहे कोई वायरस आ जाए, कोई भी हमारी बॉडी में आ जाए, कोई भी ऑर्गेनिज्म आ जाए, वो एक ही तरीके से इनको इनहिबिट करेंगी, इनको किल करेंगी। ये नॉन स्पेसिफिक है। लेकिन जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट हैं, दे आर योर स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम। ये आपको स्पेसिफिक वे से आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई एक टाइप का बैक्टीरिया है, उसके लिए अलग आपकी एंटीबॉडीज बनेंगी। एंटीबॉडीज कौन बनाता है? एंटीबॉडीज बनाता है बी सेल। और तो एंटीबॉडीज अलग अलग काइंड की बनेगी। हर ऑर्गेनिज्म को क्योर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए अलग अलग तरीके से हम ट्रीटमेंट देंगे। So this lymphocyte will come under specific immunity, whereas your बाकी जितने भी सारे हैं वो सब आ जाएंगे आपके नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में। तो आपको समझ आ गया कि अगर मैं आपको बोलती हूँ कनेक्टिव टिश्यू इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो कनेक्टिव टिश्यू का कौन सा पार्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? कनेक्टिव टिश्यू का जो ब्लड होता है ना, वो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? हाँ, ग्रैनुलोसाइट भी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी आते हैं। यस, दे कम अंडर नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। जब आप इम्यूनोलॉजी पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर आपको पढ़ाएंगे कि जो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन डिफेंस होता है। जो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन डिफेंस होता है, दे आर योर नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। और जो थर्ड लाइन डिफेंस होता है, वो आपका स्पेसिफिक इम्यूनिटी होता है। और थर्ड लाइन डिफेंस में आता है आपके लिम्फोसाइट, सेकेंड लाइन डिफेंस में आते हैं आपके ग्रैनुलोसाइट, मैक्रोफेजेस, ये सब। और फर्स्ट लाइन इम्यूनिटी में तो वो सब आते हैं, जबकि स्किन होती है, म्यूकस होता है, ये सब चीजें। ठीक है। सो ग्रैनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल, मैक्रोफेजेस, दे आर ऑल योर नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो हमने रोल पढ़ लिए, व्हाट आर द डिफरेंट रोल्स ऑफ योर कनेक्टिव टिश्यू। अभी आपको पता, अभी आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा एडिपोज टिश्यू भी आपका कनेक्टिव टिश्यू में आता है, कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है। एडिपोज टिश्यू का काम क्या है? फैट को स्टोर करके रखना। स्टोरेज ऑफ फैट इज द वर्क ऑफ योर एडिपोज टिश्यू। अब अगर स्टोरेज ऑफ फैट एडिपोज टिश्यू का काम है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू का काम भी होगा स्टोरेज ऑफ फैट, तो आपको उसके फंक्शन में मिलेगा दैट इट रिजर्व योर फैट। तो कनेक्टिव टिश्यू का कौन सा टिश्यू फैट को रिजर्व करता है? वो करता है एडिपोज टिश्यू। सो दीज आर ऑल डिफरेंट फंक्शंस ऑफ योर कनेक्टिव टिश्यू। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज द बेसिक लाइक कॉम्पोजिशन, क्या होता है आपके कनेक्टिव टिश्यू का। यू हैव योर कनेक्टिव टिश्यू, और वो कनेक्टिव टिश्यू बना कैसे होता है, अब हमें इसके बारे में पढ़ना है। कनेक्टिव टिश्यू के बेसिक दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है सेल्स और दूसरा होता है ईसीएम। ईसीएम स्टैंड फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सो योर कनेक्टिव टिश्यू, ये हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं, याद रखना। उसमें होते हैं सेल्स होते हैं और ईसीएम होता है। अब अगर मैं आपको समझाऊं कि बने कैसे होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। सपोज ये कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ पे छोटे छोटे सेल्स होंगे। सेल्स के जो बीच की खाली स्पेस होगी, उसको हम बोल देंगे ईसीएम। जो सेल्स के बीच की स्पेस है वो ईसीएम, और ये हो गया आपके सेल्स। अब टेल मी, क्या ये सेल्स टाइटली पैक्ड है? जैसे एपिथेलियल सेल्स में हमने पढ़ा था, दे आर टाइटली पैक्ड टू ईच अदर। बट यहाँ पे सेल्स इतने दूर दूर हैं, दे आर नॉट टाइटली पैक्ड टू ईच अदर, दे हैव सम स्पेसेस। और जो स्पेस होती है वो किससे फिल्ड होती है? वो फिल्ड होती है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या होता है? हमने बोला था एपिथेलियल टिश्यू में दैट इट इज एवास्कुलर, whereas this is your vascular. कनेक्टिव टिश्यू इज वैस्कुलर लेयर, यहाँ पे बहुत अबंडेंट सप्लाई ऑफ आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसे याद रखना हमेशा, एपिथेलियल सेल कहीं पर भी होगा ना आपकी बॉडी में, उसकी अगली लेयर कनेक्टिव टिश्यू की होगी। क्यों कनेक्टिव टिश्यू की होगी? क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट करके रखेगा ऑर्गन को, और साथ में वो एपिथेलियल टिश्यू को ब्लड देगा, नहीं तो एपिथेलियल सेल डिग्रेड हो जाएंगे। तो उनकी डिग्रेडेशन को बचाने के लिए क्या करना होगा? उनको कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड होते हैं। अब क्वेश्चन आता है
कि हाँ, इसके अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इनमें आपके जो सेल्स होते हैं वो कम नंबर्स में होते हैं, और आपकी जो ईसीएम होता है वो अबंडेंट सप्लाई होता है। उसके बाद अब पढ़ना है हमें ईसीएम किस चीज का बना होता है, व्हाट इज दिस ईसीएम मेड अप ऑफ। सो ईसीएम इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट थिंग। ईसीएम के अंदर क्या क्या होता है आपका, ईसीएम आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, जिसके अंदर एक ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है, थोड़ा फ्लूइडिक नेचर का लिक्विड सा होता है, देयर इज अ ग्राउंड सब्सटेंस। कौन बनाता है ग्राउंड सब्सटेंस को, जो सेल्स होते हैं ना हमारे कनेक्टिव टिश्यू में, वो ग्राउंड सेल को रिलीज करते हैं। ग्राउंड सेल इज अ फ्लूइड से चीज होती है आपकी ईसीएम। ग्राउंड सेल फ्लूइडिटी प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा यहाँ पर होते हैं फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट कुछ सेल्स होते हैं, जो पतली पतली फाइबर्स होती हैं, दीज आर प्रेजेंट इन योर ईसीएम। इनका काम क्या है, ये जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं ये दो चीजें बनाते हैं। एक बनाते हैं ये पॉलीसेक्राइड्स, एक बनाते हैं ये पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड क्या होता है, शुगर्स, ग्लूकोज, शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। दूसरा ये बनाते हैं प्रोटीन, ये आपका पॉलीसेक्राइड बनाएंगे और ये आपका प्रोटीन बनाएंगे। सो हमने ईसीएम में क्या बोला, ईसीएम में पहली चीज है आपकी ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस किसने रिलीज किया, जो अंदर सेल थे उन्होंने रिलीज किया, जो आपकी ईसीएम को लिक्विड बनाते हैं। इसी ईसीएम में दूसरा कंपाउंड प्रेजेंट होता है, फाइब्रोब्लास्ट के सेल्स होते हैं, पतली पतली लेयर्स के सेल्स होते हैं। ये सेल्स दो चीजें रिलीज करेंगे, एक करते हैं पॉलीसेक्राइड और दूसरा करते हैं प्रोटीन। पॉलीसेक्राइड जो मोस्ट कॉमन होता है उसको बोलते हैं hyaluronic acid. This is a polysaccharide which is secreted by fibroblast. अब आपका जो ईसीएम था वो लिक्विड था ड्यू टू ग्राउंड सब्सटेंस, लेकिन इसके अंदर कुछ पॉलीसेक्राइड शुगर सा आ गया, तो क्या थोड़ा विस्कस नेचर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब आपके ईसीएम का बिल्कुल लिक्विड नेचर नहीं रहेगा, वो थोड़ा विस्कस नेचर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि hyaluronic acid इज अ पॉलीसेक्राइड, शुगर जैसा है। अगर आपके पास पानी का ग्लास है और उसमें आप 2 चम्मच चीनी डाल दोगे, क्या आपकी थोड़ी सी विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, नहीं होगी? yes definitely its viscosity would be increased. So hyaluronic acid इसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज करा के थोड़ा सा इसको विस्कस बना देता है, लिक्विड ना रखे। सो दिस इज योर पॉलीसेक्राइड जो hyaluronic acid होता है। प्रोटीन, 3 डिफरेंट काइंड के प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं, किसी सेल में कोई होता है, किसी सेल में कोई होता है। एक होता है कोलेजन, दूसरा होता है इलास्टिन, और तीसरा होता है रेटिकुलर। रेटिकुलर, these are 3 different kind of proteins which are released, और ये प्रोटीन्स फाइबर्स की फॉर्म में रिलीज होते हैं, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर। यहाँ तक समझ आया सबको? Is it clear till this point? Yes or no? Is it clear till this point? Yes or no? Clear. ठीक, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया ईसीएम का क्या कॉम्पोजिशन होता है। अभी कोलेजन, इलास्टिन, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया सेल्स, सेल्स और आपका वैस्कुलर होता है, ये वैस्कुलर नहीं होता, और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। अब हम कोलेजन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लासिफिकेशन बता देती हूँ क्या होती है आपकी कनेक्टिव टिश्यू की। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरी। One is called as embryonic connective tissue, and second one is called as mature connective tissue. नाम से ही समझ आ रहा है, जो एम्ब्रियो होता है, जो एम्ब्रियो होता है, जो फीटस होता है, जो बेबी, जो मदर के अंदर वूम में होता है, उसके अंदर एम्ब्रियो, उसके अंदर कनेक्टिव जो कनेक्टिव टिश्यू होगा वो एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू होगा, और जो मैच्योर, जब बच्चा पैदा हो गया उसके अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू होगा वो मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू होगा। इतना तो हमें नाम से ही समझ आ जाता है कि कनेक्टिव टिश्यू 2 काइंड के हैं, एंड वन इज एम्ब्रियोनिक एंड सेकेंड वन इज योर मैच्योर। अब हम एम्ब्रियोनिक की 2 कैटेगरीज हैं। वन इज कॉल्ड एज mesenchyme, one is called as mesenchyme, and second is called as mucus
म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू, ये दो काइंड के आपके एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू है, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे, बस अभी क्लासिफिकेशन को याद रखो। वन इज मीसोक्राइम एंड वन इज म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू। तो एक पॉइंट ना और होता है, अगर कोई आपसे पूछे कनेक्टिव टिश्यू किससे बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू बना होता है मीसेनकाइमल सेल से। कनेक्टिव टिश्यू इज मेड अप ऑफ मीसेनकाइमल सेल। ये मीसेनकाइमल सेल्स क्या होते हैं, ये सेल्स आपके मीसेनकाइम से आते हैं। इस ये बच्चे में जब वो बॉर्न नहीं होता उसमें मीसेनकाइम होता है, मीसेनकाइम इज कन्वर्टेड इनटू मीसेनकाइमल सेल्स, और वही आपके सारे के सारे मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं। तो कोई भी आपसे पूछे कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन क्या है, इसका ओरिजिन है मीसेनकाइमल सेल्स, ठीक है। तो अब कहाँ हम पढ़ रहे थे, मेच्योर। मेच्योर जो होता है 5 डिफरेंट काइंड के होते हैं, जैसे ये दो है ना मीसेनकाइम और म्यूकस, ऐसे ही मेच्योर इज ऑफ 5 डिफरेंट काइंड। फर्स्ट इज कॉल्ड एज लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड इज कॉल्ड एज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड इज कॉल्ड एज कार्टिलेज, थर्ड इज कॉल्ड एज कार्टिलेज। Fourth is called as bone tissue, and fifth is called as liquid connective tissue. अब मुझे बताओ ब्लड इनमें से किस में होगा, लूज में, डेंस में, कार्टिलेज में, बोन में, या फिर आपका लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, किस में होगा आपका, बताओ। Yes, it would be liquid. So bone will come under blood will come under liquid connective tissue, ठीक है। अब थोड़ा सा इनका क्लासिफिकेशन फर्दर पढ़ लेते हैं, लूज के क्या टाइप होते हैं, डेंस के क्या होते हैं, कार्टिलेज के क्या होते हैं, बोन के। मैं इसीलिए आज पढ़ा रही हूँ ताकि कल आपको थोड़ा क्लासिफिकेशन याद रहे। पहला क्लासिफिकेशन है लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू। वन इज कॉल्ड एज areolar connective tissue. Second is called as adipose connective tissue. Third is called as reticular connective tissue. Clear यहाँ तक? Loose connective tissue clear है सबको? Is a loose connective tissue clear? Ma'am, can you please repeat your class? हाँ, ले लो screenshot.